हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्कूल में। कल हमने वेंडर ऑफ स्वीट्स का चैप्टर नंबर 1 किया था और आज हम चैप्टर 2 करेंगे। तो अपना टेक्स्ट याद रखिए और लाइन पे कंसंट्रेशन कीजिए। तो चैप्टर 2 की लाइन शुरुआत होती है, 7:30 बजे के बाद जब जगन जो है घर पर लौटा तो मार्केट रोड पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। कृष्णा डिस्पेंसरी से नीली रोशनी की एक बड़ी किरण सड़क पर बढ़ रही थी। उसने देखा कि डॉक्टर कृष्णा अपनी मेज पर एक मरीज के गले को देख रहे थे। सड़क के किनारे पत्थरों का एक ढेर लगा हुआ था और जहां पर गली का एक कुत्ता खर्राटे ले रहा था, जिसे 1947 में स्वतंत्र भारत में पहली नगर पालिका के चुने जाने के बाद से रखा गया था और सड़क को पक्का करने के लिए उसको वहां पर रखा गया था। ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस के दरवाजे के नीचे अभी भी एक रोशनी दिखाई दे रही थी। हालांकि शॉपिंग आवर्स एक्ट के सम्मान से इसे बंद कर दिया गया था। जगन जानता था कि अगर वह खटखटाएगा तो नटराजन दरवाज़ा खोल तो देगा, लेकिन उसके पास हमेशा की तरह एक ही बहाना होगा। जब वो पूछेगा कि किताब तैयार है तो वो कहेगा कि भाई अभी किताब तैयार नहीं है। ये किताब अनगिनत सालों से उसके पास प्रेस में थी। देखिए, अनगिनत साल का मतलब ये नहीं है कि 1000-2000 साल हो गए, बस वो जगन वेट नहीं कर पा रहा है, काफ़ी समय हो गया उसको दिए हुए और वो नटराजन अभी तक उसको प्रिंट नहीं करके दे रहा है। नटराजन कौन है? ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस का ओनर। उसकी किताब का नाम है नेचर, क्योर और नेचुरल डाइट। उसकी जो महान कृति है जिसको मैग्नम ओपस कहा गया है, जगन मैग्नम ओपस अर्थात महान कृति। जगन जानता था कि नटराज फिर से कहेगा कि वो टाइप का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वह हमेशा अपनी कुर्सियों में से एक पर बैठकर केवल राजनीतिक चर्चाओं पर विचार विमर्श किया करता था। जगन ने अपने प्रलोभन पर काबू पा लिया, नटराजन की दुकान पर जाने वाला प्रलोभन, लेकिन और वो सीधा आगे बढ़ गया। लड़का घर पर ही होगा, आज मुझे घर पर चलना चाहिए, आज मैं नटराजन के पास नहीं जाऊंगा। और वो सड़क के किनारे चलते हुए एक चिंतनशील और आत्मनिरीक्षण की स्थिति में आ गया और खुद के साथ अकेला हो गया। उसके पास से कुछ जो जुटका नहीं होते, जुटका तांगा पुराने ज़माने में, वो गुजरे। ड्राइवर तेज आवाज़ में गाड़ी घोड़ों को उकसा रहे थे, मतलब जो हॉर्स राइडर होते हैं। कभी कुछ साइकिलें निकली, कुछ स्कूटर निकले और कुछ कारें निकली जो कि बहुत तेज हॉर्न बजा रही थी। इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, क्या पहले गुजरा क्या बाद में गुजरा। यातायात कम हो गया और लगभग गायब सा हो गया और उसे पता चल गया कि वह कबीर लेन से आगे निकल आया है, क्योंकि दुकानों से सड़क पर अब रोशनी नहीं आ रही थी। मार्केट रोड और लॉली एक्सटेंशन के जंक्शन पर एक पुलिया के ऊपर एक छोटी सी रेलिंग लगी हुई थी। हमेशा की तरह वो जो आवारा है, वो वेग्रेंट है, उस पर बैठा राहगीरों को घूर रहा था और नाली में थूक रहा था। और जो गधा है वो दीवार के पास खड़ा था, जैसे कि वह खुद को निशाना लगाने के लिए खुद को पेश कर रहा हो। जगन जानता था कि आवारा किसका इंतजार कर रहा था। कबीर लेन के घरों से खाने के पत्ते बाहर फेंके जाने का इंतजार वो आवारा, वो वेग्रेंट व्यक्ति कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो उसको इकट्ठा करेगा और अपने हाथों से उन्हें साफ करेगा और अपना पेट भर लेगा उन बची हुई सब्जी और चावल से। तो इसका उपाय क्या होगा? जगन कहता है इसका उपाय ये होगा कि हमारा देश अपनी आदतों में बदलाव करे और लोग जो पत्तियों में खाना खाते हैं, वो पत्तियों का उपयोग ना करके प्लेटों में खाना खाएं, क्योंकि प्लेटों को धोया जा सकता है, उनको रखा जा सकता है, जबकि पत्तियों को रखा नहीं जा सकता, उनको फेंकना पड़ता है। जगन ने फिर सोचा। वह एक पल के लिए विभिन्न दिशाओं में राष्ट्रीय सुधार की समस्या से परेशान हो गया। जगन कहता है कि अगर सभी पत्तों में खाना खाना छोड़ दें तो उन लोगों का क्या होगा जो पत्तों के व्यापार में संलग्न हैं, जो पत्तों से ये कटोरियाँ चम्मच दोने बना रहे हैं। उनके लिए तो कोई दूसरा काम ढूंढना होगा उनको तो। लेकिन सबसे पहले ये आंकड़ा लिया जाना चाहिए कि कितने प्रतिशत लोग पत्तों में खा रहे हैं, और जो लोग प्लेट में खा रहे हैं वो किस तरह की प्लेट में खा रहे हैं। भाई सिल्वर की में खा रहे हैं, एल्यूमिनियम के खा रहे हैं, या फिर किसी और धातु की में खा रहे हैं। कितने लोग मेम्पी के जंगलों से सूखे हुए पत्ते इकट्ठा करते हैं और उन छोटे छोटे पत्तों से के टुकड़ों से सिलकर बड़ी बड़ी प्लेट बना देते हैं। कितने लोग खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले खास केले की पत्तियों की खेती कर रहे हैं। तो देखो, केलों की पत्ती से आखिर ये पत्तल वगैरह बनाई जा रही है। जब तक यह सब राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो जाता, ये सारी कैलकुलेशन, तब तक आवारा वही बना रहेगा, क्योंकि तब तक लोग पत्तों में खाना खाएंगे, पत्तों को बाहर फेंकेंगे और उसको खाना मिलता रहेगा। देर रात तक वह पुलिया से निकला और हर दरवाजे पर चिल्लाता हुआ सड़कों पर चला गया। अरे अच्छी माँ, इस भूखे को भुट्टी दे दो, मुट्ठी, या देखो कुछ खाने के लिए डिमांड कर रहा है वो वैग्रेंट। उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी
कि जो दरवाजे के अंदर से होती हुई रसोई तक पहुंच जाती थी। यानी अगर कोई रसोई में खड़ा होता था तो उसको उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई देती थी। उसके स्वर ने परेशान करने वाले बच्चों को भी शांत कर दिया। वो बच्चे जो घर में हावलड़ मचाते थे वो भी डर जाते थे उससे। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कहा जाता था कि ये 3 आँख वाला आदमी है। वह एक आदमी है जो 3 आँखों वाला है। जगन ने, और इसके बाद जगन ने मन ही मन कहा कि ये राष्ट्र के लिए बड़े कलंक की बात है। और जब तक वो लॉली की मूर्ति के पास पहुंचा, जो लॉली रोड पर जो मूर्ति लगी हुई है, जो कि वहां से 1 फरलांग की दूरी पर थी, तो उसके दिमाग में कई राष्ट्रीय और मानवीय समस्याएं, उसके परिणाम, ये सब उसके दिमाग में घूमने लगे। सर फ्रेडरिक लॉली, जो कि शहर की तरफ मुंह करके खड़े हुए थे और उनकी पीठ को एक समय में शहर के विस्तार की सीमा के पीछे माना जाता था, लेकिन यह भविष्यवाणी तब गलत साबित हुई जब लॉली एक्सटेंशन, साउथ एक्सटेंशन और न्यू एक्सटेंशन सभी मूर्ति से आगे तक फैल गए और जगन की पुश्तैनी घर, जो शहर से बाहर का आखिरी घर था, सभी नई कॉलोनियों के लिए पहला घर बन गया। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये लाइन बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। जब कभी सिटी को बसाया गया था तब जगन का घर उस सिटी के बिल्कुल एंड पर था और वहाँ पर वो लॉली एक्सटेंशन में सर फ्रेडरिक की मूर्ति लगी हुई थी। लेकिन अब उस मूर्ति के चारों ओर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में अलग अलग सिटी बन गए हैं, अलग अलग जगह बस गई है। तो वो घर जो पहले लास्ट हुआ करता था, वो अब पूरी सिटी का पहला घर बन गया है। किसका? जगन का घर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही जगन मूर्ति के पास पहुंचा, उसे रोमांच का अनुभव हुआ। नेपोलियन की मुद्रा में खड़े उस विशालकाय सज्जन के तमाशे से नहीं, जो मालगुडी के इतिहास और भाग्य का बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण कर रहा था। किसकी बात कर रहे हैं? सर फ्रेडरिक लॉली की। जगन ने 40 साल से भी अधिक समय से इस मूर्ति पर ध्यान नहीं दिया था, बल्कि इसलिए कि उसे मूर्ति के दूसरी ओर अपने बेटे मालिक की एक झलक दिखाई देने की उम्मीद होती थी। देखिए दोस्तों, वहाँ पर एक पेडेस्ट्रल यानी एक कुर्सी लगी हुई होती थी, जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जो पड़ोस के युवा और वृद्धों के लिए पार्क की बेंच के रूप में काम करती थी। वहाँ पर पेंशन भोगी लोग, बेकार लोग, थके हुए कामगार लोग, कुछ बीमार नागरिक, जिन्हें डॉक्टरों ने ताज़ी हवा में सांस लेने की सलाह दी थी, वो सब वहाँ पर आते थे। कोई सीढ़ियों पर पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में और कोई दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठ जाते थे। अपनी साइकिलों पर झुके हुए छात्र दक्षिणी सीढ़ियों पर बैठते थे। ध्यान रखना भाई, जो विद्यार्थी थे वहाँ पर साइकिल वगैरह पे चलते थे, वो साउथ वाली सीढ़ियों पर बैठते थे। सभी ने तंग पतलून और रंगीन शर्ट वगैरह पहन रखी थी। वे जो बच्चे हैं वो फिल्मी सितारों और क्रिकेट और पहनावों के बारे में, आजकल के फैशन के बारे में बिल्कुल गर्मजोशी से चर्चा कर रहे थे। जगन मूर्ति के ऊपरी हिस्से से गुजरा ताकि वह अपने बेटे को शर्मिंदा ना करे। अब देखिए, जगन उस साइड नहीं गया जिस साइड बच्चे हैं, वो दूसरी साइड से निकल गया ताकि बच्चों से उसका इंटरेक्शन ना हो, ताकि बच्चों को ऑफेंड फील ना हो। लेकिन वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह वहाँ हो। बस वो देखना चाहता था कि मेरा बेटा है कि नहीं है दक्षिण साइड पर। इसलिए उसने हल्की सी नज़र डाली और इस तरह से उसने तेज नज़र डालते हुए माली को उसकी शर्ट के गहरे पीले रंग से पहचाना। शक्ल नहीं देखी, बस शर्ट से ही पहचान लिया और उस संक्षिप्त झलक से ही उसमें खुशी आ गई कि भाई हाँ, मेरा बेटा माली ठीक है। वो चुपचाप दूसरी ओर देखता हुआ चला गया और अपने आप से अप्रासंगिक रूप से बड़बड़ाते हुए बोला, बेचारा लड़का, बेचारा लड़का। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पहली बार पुअर बॉय किसके लिए और किसने इस्तेमाल किया, तो ध्यान रखना, एक पिता ने अपने पुत्र के लिए किया, जगन ने अपने बेटे माली के लिए पुअर बॉय वर्ड का, फ्रेज का यूज़ किया है। उसे रहने दो। उसे अपने बेटे की ऊंचाई, वजन और विकास पर बहुत गर्व था। तीनों वर्ड्स याद रखना, ऊंचाई, वजन और विकास। और भी लोग हैं लेकिन वह उनमें सबसे अलग दिखता है। तो एक बाप के लिए उसका बेटा बाकी सारे लोगों से सर्वश्रेष्ठ होता है, तो उसके लिए भी ऐसा ही है। आश्चर्य है कि क्या भगवान ने उसके लिए कुछ सोच रखा है क्या? ऐसा जगन ने सोचा। उसे और समय देना होगा मुझे। वह इस तरह से घर पहुंचा और उसके विचार अभी भी बेटे के बारे में घूम रहे थे। वो अपने घर में घुसा, सामने के कमरे की लाइट जलाई, अपना ऊपरी जो कपड़ा है, कुर्ता जिसको हमने कहा लूज जिब्बा, उसको उतारा और दीवार में जो लगी जो नेल है, जो कील है, उस पर टांग दिया और उतार कर बाकी का जो हिस्सा है, जो जिब्बा तो है वो तो धोने के लिए उसने टोकरी में डाल दिया। तो ऊपरी कपड़ा टांग दिया और जो जिब्बा है वो डाल दिया धोने के लिए। वह पुराने घर से होकर, अब देखो अंदर ही अंदर की बात चल रही है, घर के अंदर जगन एंटर कर चुका है और अंदर ही अंदर जगन देखो क्या करेगा, उस पर ध्यान देना। वो पुराने घर से होकर उसके खुले हुए आंगनों और गलियारे की तिहरी श्रृंखला, यानी 3 कोर्ट यार्ड हैं,
उनमें से होते हुए पिछले दरवाजे तक पहुंच गया। क्रॉस बार को उठाया और उसे धीरे से नीचे उतारा। वह एक पल के लिए सितारों को देख रहा था। आकाश के नज़ारे को देखकर वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया। और अभी भी आश्चर्य होता है, उसने खुद से कहा। लेकिन समस्या बनी हुई है दोस्तों, कौन रहता है, बड़ा सवाल करता है अपने आप से वो। हम शायद असली स्वर्ग की झलक देख रहे हैं और उसे नहीं जानते। शायद हमारे सभी प्राचीन ऋषि मुनि हमें देख रहे हैं। तो दोस्तों, तारों में वो अपने ऋषि मुनियों को देख रहा है, अपने पूर्वजों को देख रहा है। इसके बाद बात कर रहा है वो नक्षत्र क्या हैं, वह उनके बारे में स्पष्ट नहीं हो सका। उसका खगोल विज्ञान ओरियन बेल्ट और तलवार या ऐसे ही किसी बिंदु से ध्रुव तारे के स्थान तक सीमित था, जिसके ज्ञान के लिए उसे कई साल पहले बॉय स्काउट होने पर सेकंड क्लास यानी द्वितीय श्रेणी का बैज दिया गया था, मेडल के रूप में। जगन के अनुसार चमकते हुए लाखों तारों वाले पिंडों में से वे शायद उन दो को ज़्यादा दिखाई देते थे वो जिन्हें पहचानना उसके लिए सबसे आसान था। तो देखो, आकाश में काफ़ी सारे तारे होते थे, लेकिन जगन दो को ही स्पष्ट रूप से पहचानता था। एक था पोल स्टार यानी ध्रुव तारा और एक था ओरियन। और असाधारण रूप से उसको जीवंत आतिशबाजी दिखाई देती थी आसमान में, जो कभी कभी पश्चिमी दिशा में पृथ्वी के ऊपर खड़ी होती थी। वह कभी इसे शुक्र कहता, कभी बृहस्पति कहता, कभी कन्फ्यूज हो जाता कि मैं इसको क्या कहूँ। लेकिन वह इसकी खुलकर प्रशंसा करता था और गर्व भी महसूस करता था कि वह भी उसी सृष्टि का एक हिस्सा था। जब भी वह पिछवाड़े के बाथरूम में जाता, जो पीछे कोर्टयार्ड में जो बाथरूम था उसका, तो ये जो चिंतन जगन करता था, इसका जगन इतना आदी हो गया था कि जब भी बाथरूम में एंट्री करता वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता। बाथरूम एक झोंपड़ी नुमा यानी टूटी फूटी आकृति की थी, जिसकी छत नालीदार तख्तों से बनी हुई थी। दोस्तों, आपने टीन शेड कभी देखी होगी। टीन शेड में बारिश से जो पानी आता है तो एक नालियाँ बनी होती हैं ताकि उनमें से पानी बहकर निकल जाए। ये जो सारी चीज़ें थी वो एक लकड़ी के फ्रेम पर बनी हुई थी और किसी तरह का कोई टिन का टुकड़ा जिसमें जंग लगी हुई जो कब्जे हैं और दरवाजों के तौर पर उनको लगाया गया था। मतलब जो दरवाजे वहाँ पर लगे थे, जो उन पे दरवाजों में जो हिंज हैं, जो कब्जे हैं, उनमें जंग लग गई थी। इसका मतलब ये बाथरूम काफ़ी पुराना था, उसके पिताजी के समय का था। लकड़ी का फ्रेम बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा था और दरवाज़ा कभी भी पूरी तरह बंद नहीं होता था, लेकिन हमेशा उसमें एक गैप रह जाता था, जिससे नहाते हुए किसी व्यक्ति की आशंका झलक मिल जाती थी। अर्थात अगर बाहर से कोई देखे तो बाथरूम के अंदर झांक के देख सकता है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन घर के सदस्यों के लिए पीढ़ियों से प्रथा रही थी कि वे इस पर नज़र नहीं डालते। अब देखो, चाहे हमको पता है कि बाथरूम में छेद है, लेकिन हम अंदर झांक के थोड़ी देखेंगे कोई क्या कर रहा है। तो ऐसा जगन के परिवार वाले भी करते थे, वो भी झांक के नहीं देखते थे कि अंदर कोई क्या कर रहा है। आगे देखिए, यह बाथरूम बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके पिता के दिनों में था, जिन्होंने सुधार के सभी सुझावों का विरोध किया था। आखिरकार उन्होंने कहा, किसी से भी बाथरूम में रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती। भाई, जब किसी ने कहा होगा कि भाई बाथरूम सही करो, तो उन्होंने क्या कहा, तुमको रहना है क्या उसमें, जो उसको सही करवाओ, बस जैसा है वैसा काम चलाओ। तो कोई जल्दी ही इससे बाहर, हर आदमी को इससे जल्दी बाहर निकल आना चाहिए। बस इतना ही समय उसमें रुकना चाहिए कि आप अपने आप को साफ कर सकें। स्नान के ऊपर एक बहुत ऊंचा नारियल का पेड़ था। स्नान जो घर है, बाथरूम है, जो नालीदार छत पर बड़े बड़े मुरझाए हुए पत्ते और अन्य बागवानी के छोटे छोटे टुकड़ों से घिरा हुआ था। इस घर में हर चीज का उपयोग पवित्र था। यही कारण था कि कोई सुधार संभव नहीं था इस घर में, क्योंकि हर चीज को पवित्रता से जोड़ रखा था। जगन के पिता, जैसा कि सभी जानते थे, पहले इस मैदान में के सबसे पीछे एक फूल की झोंपड़ी में रहते थे। जगन को झोंपड़ी के बाहर रेत के ढेर में खेलना याद आता है। झोंपड़ी का फर्श ठंडी मिट्टी से पक्का था और कोई भी गर्म दिन में उसका गाल उस पर रखकर स्वर्गीय अनुभव कर सकता था। उसके पिता ने भी छप्पर पर एक बीन का डंठल उगाया हुआ था और चिंता के साथ उसके विकास को देखा था। जब उसे कुछ पैसे मिल जाते तो उसने बाथरूम की दीवारें खड़ी की, ईंटें अपने हाथों से रखी और यही व्यवहारिक रूप से घर का शुरुआती बिंदु बन गया। क्या? बाथरूम की नींव रखना। वे सड़क के उस पार एक कुएं से पानी लाते थे और उसे पुराने कैरोसिन के डब्बे और ड्रमों में जमा करते थे। ध्यान रखना, किस में जमा करते थे? कैरोसिन के ड्रमों में। उसके पिता ने घर को पिछले आंगन से आगे की ओर फैलाया।
एक बच्चे के रूप में जगन को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके पिता की किस्मत कैसे सुधर गई। हालांकि उसने अपील, वकील, निचली अदालत, ऊपरी अदालत, इस तरह के कुछ अस्पष्ट शब्द सुने तो थे घर में, लेकिन जब जगन वयस्क हो गया तो इन मामलों को वो समझने में सक्षम हो गया। तब तक ये सारे मामले खत्म हो चुके थे, क्योंकि उसके पिताजी उस समय तक इन चीज़ों में संलग्न नहीं रहते थे और वह कभी नहीं समझ सका कि मुकदमे किस बारे में थे और उसके खिलाफ थे या किसके खिलाफ थे। एक समय ऐसा आया दोस्तों जब झोंपड़ी को आखिरकार गिरा दिया गया, यानी उस बाथरूम को। इसके छप्परों का इस्तेमाल नहाने के लिए, पानी के बर्तन को गर्म करने के लिए किया गया और ठंडे मिट्टी के फर्श को तोड़कर नारियल के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदे गए। उसके पिता ने इन सभी ऑपरेशनों में पूरा हफ्ता बिताया। जगन और उसके बड़े भाई फावड़े से बनाई गई टोकरियों को उठाकर ले गए। धरती पर खुशी से चिल्लाते हुए कहते थे वो, चलो एक पहाड़ बनाते हैं। दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं, चलो एक पहाड़ बनाते हैं। पिता के पास नारियल जो है उसको, नारियल के संबंध में कुछ सिद्धांत थे और उन्होंने गड्ढों में बहुत सारा नमक भर दिया कि भाई नारियल उगाना चाह रहे थे वो कहते हैं कि नमक ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे नारियल का पेड़ उगाया जा सकता है। वो हर दिन टिप्पणी करते थे, मुझे एक आदमी दिखाओ जो नारियल का पेड़ ठीक से उगा सकता है और मैं तुम्हें एक ऐसा आदमी दिखाऊंगा जिसके कंधों पर व्यावसायिक दिमाग हो, बिजनेस माइंडेड हो। जगन नियमित रूप से सुबह 5 बजे बिस्तर से उठते हुए जो पीछे का हिस्सा है उसके घरवाड़े का बैकयार्ड है, उसमें मारगोसा के पेड़ की एक टहनी को तोड़ता, उसकी नोक को चबाता और अपने दांत साफ करता। दोस्तों मारगोसा नीम के लिए भी इस्तेमाल किया गया है और जगन ने इसको संजीवनी भी कहा है। आगे वे टूथब्रश के इस्तेमाल के खिलाफ थे। उन्होंने कहा ब्रश के बार, अब देखो जगन कह रहा है इस बात को कि ब्रश के बाल जो हैं सूअर की दुम के बालों से बने होते हैं, यानी सूअर की पूंछ के बालों से बने होते हैं और ये अकल्पनीय है कि कोई सुबह जब भी इंसान उठे तो सबसे पहले एक सूअर की पूंछ के बालों को चबाए। उनके सिद्धांतों के स्रोतों को अलग करना और यह बताना असंभव था कि महात्मा गांधी जी के प्रति उनका क्या ऋण था और उन्होंने अपने पिता से कुछ सीखा तो था, जिन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए सिद्धांतों को पूरा करने के लिए खुद अपने नारियल के पेड़ों, बच्चों और पत्नी पर आजमाने में पूरा जीवन लगा दिया। नायलॉन के ब्रिसल जो थे उनके आगमन के बाद, यानी जब जो मंजन करने की जो ब्रश है उनमें नायलॉन का इस्तेमाल होने लग गया सूअर के पूंछ की बाल की बजाय, तो उसके बाद जगन ने कभी ये विचार नहीं किया था। अर्थात जब नायलॉन का इस्तेमाल होना चालू हो गया तब भी जगन ने अपने जो विचार हैं वो बदले नहीं ब्रश के संबंध में। उसका मन अभी भी उससे ब्रश करने का नहीं करता था, चाहे नायलॉन की आ गई हो। और कहते हैं कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, मेरे पिता को याद करें जो 90 साल, देखो जगन कह रहा है मेरे पिता को याद करो जो 90 साल की उम्र में बिना जबड़े के एक भी दांत खोए मर गए थे। अब ऐसा क्यों हुआ? तो जगन को मारगोसा के गुणों पर इतना भरोसा था और इसके कड़वेपन के बावजूद उसने इसे अमृत कहा। तो नीम, मारगोसा, अमृत, संजीवनी सब इसी के नाम हैं और कहा यह देवताओं को भी जीवित रखने वाला अमृत है और कभी कभी वैसे संजीवनी भी कहता था। महाकाव्यों में वर्णित दुर्लभ जड़ी बूटी जिसे नाक में रखने से मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है, देखो कितनी बड़ी खासियत बताइए नीम की। वह अपने पिता हैं उनके प्रति बिल्कुल ऐसे कृतज्ञता महसूस करता है और उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करना, बताना वो कभी भी नहीं छोड़ता, जिन्होंने अपने समय में इस पौधे को लगाया था और उसे अपनी पीढ़ी और अगली पीढ़ी के लिए पर्याप्त मात्रा में शाखाओं का बिल्कुल 12 मासी स्रोत बना दिया। अर्थात 12 मास नीम का पेड़ खिला रहता है। पेड़ के आकार को देखते हुए वह महीने में एक बार इसकी कड़वी पत्तियों को चबाता था कि भाई खत्म तो होंगी नहीं तो कुछ खा लो, क्योंकि यह प्रणाली सभी बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। और जब हवा चलती थी तो मारगोसा की शाखाओं से होकर गुजरने वाली हवा को एंटी टाइफाइड एजेंट के रूप में उसे देखता था। किसको? उस नीम के पेड़ को, की जो हवाएं चलती थी वहां से गुजरने वाली हवाओं को। ध्यान रखना, नीम के पेड़ को नहीं देखता था वो एंटी टाइफाइड के रूप में, उस हवा को देख कहता था जो वहां से गुजरती थी पेड़ के पास से। और गर्मियों की बारिश के दौरान उसे बहुत ही खुशी होती थी। छोटे पीले फूलों के गिरने से जगह बहुत ही सुगंधित हो गई। उसने उन्हें इकट्ठा किया, घी में तला और हफ्ते में एक बार अपनी पूरी ज़रूरत के हिसाब से अमृत पिया। उसकी पत्नी ने उसके स्वास्थ्य संबंधी किसी भी काम से खुद को जोड़ने से इनकार कर दिया। वह उसके सिद्धांतों से नफरत करती थी और अपनी ज़िंदगी मस्त तरीके से जीती थी।
उसका पहला झगड़ा जगन से तब हुआ जब जगन ने उसको एस्पिरिन निगलने से मना किया और जगन ने उसको सुझाव दिया कि उसे सिर दर्द से राहत के लिए घी में थोड़ा सा मारगोसा के फूल भूनकर निगल लेने चाहिए। बल्कि क्या नहीं लेने चाहिए, एस्पिरिन नहीं लेनी चाहिए, नीम का पेड़ का इस्तेमाल करो। अपने आंगन में प्राचीन स्तंभ के पास वो बैठी हुई थी। उसने अपनी कनपट्टी के चारों ओर एक तौलिया बांध रखी थी और पागलों की तरह वो आगे पीछे झूल रही थी। क्यों? क्योंकि उसको दिमाग में दर्द हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था। बेताब होकर वो एस्पिरिन मांग रही थी। जगन बहुत ही सहानुभूति पूर्वक था। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई संदेह नहीं है। उसे यकीन था कि एस्पिरिन उसके लिए कोई फ़ायदा पहुंचाएगी नहीं। उसने बस उसे देखा और कहा, ओ यह सिर दर्द तुम्हारी बातों से ज़्यादा असहनीय नहीं है। मुझे लगता है कि तुम मुझे जल्दी मरते हुए देखोगे। देखो दोस्तों, अंबिका कह रही है इस बात को, भाई तुम्हारी बातों से इलाज तो मेरा होना नहीं है। आगे, तुम्हारे सिर दर्द ने तुम्हें पागल कर दिया है, जगन ने कहा। उसका गुस्सा बढ़ रहा था जगन का, और उसे उसके सिर पर बंधे हुए उस बेवकूफ़ी भरे तौलिए और बिखरे बालों के साथ उसकी शक्ल से नफरत थी। वह भयानक लग रही थी और कोई आश्चर्य नहीं था कि उसे बेवजह सिर दर्द हो रहा था। उसे अचानक अपनी सोच की प्रवृत्ति पर एहसास हुआ और उसने जानबूझकर प्रयास करके उसे दबा दिया। अब कहा उसने कि भाई तुम जो चाहो वो करो, बस इतना करो कि तकलीफ मत उठाओ। पत्नी बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, और जगन पूछना चाहता था कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो अंबिका, लेकिन माली के कमरे में वो बिना कुछ कहे चला गया। माली ने अपना खुद का कमरा लेने पर जोर दिया था और उस विशाल घर में उसे एक कमरा मिलना बहुत ही मुश्किल नहीं था, क्योंकि सदस्य थे नहीं और कमरे ज़्यादा थे। माली को बिना किसी खिड़की या वेंटिलेटर के एक लंबा हॉल मिला, जिसे उन दिनों में कूल रूम के नाम से जाना जाता था, जिसके बीच में पत्थर की बनी एक गोल मेज और एक स्टूल था। और माली को यह कमरा मिलने पर बहुत खुशी हुई, क्योंकि यह रसोई और मुख्य हॉल के पास था और वह घर में होने वाली सभी गतिविधियों, जैसे कि उसके पिता, उसके माँ के बीच की बहस और आगंतुकों के साथ उनके बातचीत को नज़रअंदाज किए बिना ही अपनी प्राइवेसी का, अपनी गोपनीयता का आनंद ले सकता था। उसके पास एक कमरा था। गोल मेज पर ढेर सारी किताबें होती थी। कुछ घर बनाने के लिए ब्लॉक्स रखे हुए होते थे। जगन ने उससे पूछा, बेटा क्या तुम जानते हो तुम्हारी माँ सिर दर्द की दवा कहाँ रखती है? तो माली बोला, मुझे पता है पापा, लेकिन वो मुझे छूने नहीं देती उन दवाइयों को। माली बोलता है, क्यों? तो बेटा बोलता है, क्योंकि मैं उन्हें खा लूँगा। ऐसा लगता है कि माँ को मैं उनको खा लूँगा, बस इतनी सी बात है, इसलिए माँ मुझे उनको छूने नहीं देती। जगन डर गया इस बात को सुनते ही। जगन बोला कि बेटा इसके पास मत जाना, इन गोलियों के पास, जो एस्पिरिन की गोलियां हैं, ये जहर हैं। माली पूछता है, पापा जहर क्या होता है? और लड़के ने बहुत मासूमियत से इस बात को पूछा, कागज़ की पतंग से ऊपर देखते हुए। और वो देखो, उस समय जगन जो माली है वो कागज़ की पतंग से खेल रहा था, और खेलते खेलते वो ऊपर अपने पिता की ओर देखा और फिर पूछता है, पापा जहर क्या होता है? तो जगन बोलता है हताश होकर, ओ। उसने अशुभ शब्द बोलने से बचने की कोशिश की जगन ने, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने कहा, जहर खाने से लोग मर जाते हैं बेटा। माली ने दिलचस्पी से सुना और पूछा, और फिर क्या? मतलब मरने के बाद क्या होता है? मानो कोई कहानी सुन रहा हो माली। मामला अप्रत्याशित दिशा में आगे बढ़ रहा था। और गोली कहाँ है? जगन ने पूछा। लड़के ने हॉल में अलमारी की ओर इशारा किया और चिल्लाया, सबसे ऊपर, इतनी ऊंची कि तुम सब सोच रहे हो कि मैं उस तक पहुंच नहीं सकता। जगन को अपने बेटे का एस्पिरिन के प्रति जो आकर्षण है वो बहुत ही अशुभ लगा, गंदा लगा। उसने बस इतना ही कहा, मैं तुम्हें इस गोली से बेहतर गोली खाने के लिए ला कर दूंगा बेटा, बस तुम इस गोली को भूल जाओ, समझे? और फिर वो अलमारी में गया और अलमारी के पास गया और अपनी पत्नी के लिए गोली ढूंढ निकाली। लेकिन यह सब कुछ साल पहले की बात है, लेकिन अब माली बड़ा हो गया था। तो दोस्तों, आज हमने वेंडर ऑफ स्वीट्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया है। एक एक लाइन का अर्थ मैंने इसमें बताया है और आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे भी हम लगातार इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।